चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 12 के स्वतंत्र भारत वाले राजनीति के तीसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है नियोजित विकास की राजनीति। जैसे इस पुस्तक में देखेंगे, पिछले 2 अध्याय में हमने पढ़ा कि स्वतंत्र भारत के नेताओं ने कैसे राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र कायम करने की चुनौतियों का सामना किया। आइए अब तीसरी चुनौती की ओर रुख करें और यह चुनौती आर्थिक विकास की थी। और ताकि सबकी भलाई को सुनिश्चित किया जा सके या पहली 2 चुनौतियों की तरह हमारे नेताओं ने इस मामले में भी कुछ अलग और तनिक कठिन रास्ता चुना। आर्थिक विकास के मामले में उन्हें एक सीमा तक ही सफलता मिली, क्योंकि आर्थिक विकास की चुनौती कहीं ज़्यादा कठिन और गहरी थी। और इस अध्याय में हम आर्थिक विकास के कुछ बुनियादी सवालों पर लिए गए राजनीतिक फैसले के बारे में पढ़ेंगे। और ऐसे जैसे कुछ सवाल हैं, विकास को लेकर मुख्य बहसें क्या थी और इनको लेकर कौन कौन से अहम फैसले हुए। उसके बाद पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया। उसके बाद देखेंगे कि इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या रही और इसकी सीमाएं क्या थी। उसके बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया था। तो यहाँ दिया गया, आज़ादी के बाद के शुरुआती 2 दशकों में आधुनिक भारत के निर्माण के प्रयास हुए और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की विकास परियोजनाओं की भूमिका मुख्य रही। और इस तरह के डाक टिकट से इस बात की एक झलक मिलती है। और आजकल ऐसे डाक टिकट कुछ खास देखने में नहीं मिलती हैं। और क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों है। चलिए देखते हैं राजनीतिक फैसले और विकास के बारे में। इस्पात की विश्वव्यापी इन मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। और उसके बाद उड़ीसा में लौह अयस्क का विकास भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भूनना चाहा और उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएगी। लौह अयस्क के ज़्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक विकसित इलाके में है और खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल जिले में है। आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी इनकी। उसके बाद पर्यावरणविदों को इस बात का भी भय था कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं और क्या आप इन हितों को पहचान सकेंगे। ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं और क्या आपको लगता है कि ऐसे कौन से बिंदु भी है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके और क्या इस मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबंध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके। और आप जैसे हैं इस सवालों को पूछेंगे तो आपको सामने एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होगा, उड़ीसा में किस तरह के विकास की जरूरत है। दरअसल किसकी जरूरतों की उड़ीसा की ज़रूरत कहा जा सकता है। यहाँ है पोस्को प्लांट उड़ीसा के ग्रामीण विरोध पर उतारू। तो उसके बाद देखते हैं भुवनेश्वर में जगत सिंह जिले में प्रस्तावित पोस्को इंडिया इस्पात षड्यंत्र से विस्थापी का शिकार हुए। ये भुवनेश्वर नाम के व्यक्ति हैं। लोगों ने इस कोरियाई कंपनी के दफ्तर के सामने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। यह लोग मांग कर रहे थे कि एक साल पहले कंपनी और उड़ीसा की सरकार के बीच जिस सहमति पर हस्ताक्षर हुए थे उसे रद्द किया जाए। उसके बाद धिकिया है तो नुआगांव और गढ़कुंजंगा ग्राम पंचायत के 100 से भी ज़्यादा पुलिस ने कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और कहा कि हमारी जीविका और जीवन की कीमत पर कंपनी की इस्पात षड्यंत्र लगने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय युवा संगठन और निर्माण समिति ने की थी। राजनीतिक टकराव के बारे में देखें, इस सवाल के जवाब कोई विशेष नहीं दे सकता, जो सवाल भी किए थे थोड़ी देर पहले। अब इस तरह के फैसलों में एक सामूहिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तौला जाता है और साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुलना पर मापना पड़ता है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मुहर जरूरी होनी चाहिए। और खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित
उचित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए और जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए। आज़ादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए, इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसले से मुंह फेरे कर नहीं लिया जा सकता था। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या तो कहे कि एक वीजे से बंधे हुए थे और उसके बाद लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही होना चाहिए और इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मसले में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। बहरहाल आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिलने, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस सवाल पर मतभेद थे। और क्या इससे कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो दूसरे देश के लिए योजना बनाए और क्या सरकार को एक महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए। अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की जरूरतों के आरे आता है तो ऐसे सूरत में सामाजिक न्याय पर कितने जोर देना चाहिए और कितनी उचित होगा। इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक भी जारी है और जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए। इनमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना नहीं था और इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करना भी जरूरी था और साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी जरूरी थी। और इसी कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को पढ़ना भी जरूरी है। देखेंगे थोड़ी देर बाद। देखते हैं पहले क्या है वामपंथ और क्या है दक्षिणी पंथ के बारे में देखें। जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है तो अक्सर वहाँ के राजनीतिक दल अथवा समूहों का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस पर या उस पार्टी या समूहों की विचारधारा वामपंथी तथा दक्षिणी पंथी रुझान वाले हैं। अपने ऐसा जिक्र जरूर ही पढ़ा होगा। दक्षिणी पंथ अथवा वामपंथ 10 शब्द से किसी राजनीतिक दल अथवा समूह के बारे में यह प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वह कौन सा पक्ष लेगा या आर्थिक पुनर्वितरण से राज्य की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय होगी। वामपंथ में से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। दक्षिणी पंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि 1960 के दशक में कौन से राजनीतिक दल वामपंथी और कौन से दक्षिणी पंथ थे और अब आप इस दौर की कांग्रेस पार्टी को किस तरफ देखेंगे। देखते हैं विकास की धारणाएं थोड़ा देखें। अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के भी विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस बात की किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा और इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती। आज़ादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहसें हुई। उस वक्त लोग बाग विकास की बातें आते ही पश्चिम का हवाला देते थे और विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है और आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं। और उसके बाद विकास का अर्थ था ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। माना जाता था कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पूरा सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का अर्थ हुआ, उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। और उसके बाद आधुनिकीकरण के समृद्धि, भौतिकी प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था और विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील अथवा अविकसित बताकर उसी के बारे में अपने बातें कहता था। और आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के 2 मॉडल भी थे और पहला उदारवादी था तो दूसरा पूंजीवादी मॉडल था। उसके बाद यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में
यहाँ मॉडल अपनाया गया था और दूसरा समाजवादी मॉडल था और इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। सोवियत संघ ने इस मॉडल को अपनाया था जो दूसरा था। और आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आप यह भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला था और उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। और लोग ऐसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी के और खुद कांग्रेस के नेहरू तक भी शामिल थे। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम था और आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ादी भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकार से एकदम अलग हो और आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारी हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। और आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण करने का काम मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। नेताओं ने इस बात को लेकर बहस भी छिड़ी उनके बीच। कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे तो कुछ की नज़र में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबों को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था उनके नज़र में। उसके बाद नियोजन के बारे में देखें, उसके पहले यहाँ देखें योजना आयोग के बारे में थोड़ा देख लें। पिछले साल आपने भारतीय संविधान यानी सिद्धांत और व्यवहार नाम की पुस्तक पढ़ी थी और क्या आप बता सकते हैं कि इसमें योजना आयोग का कोई जिक्र आया था या नहीं? दरअसल योजना आयोग का जिक्र इस किताब में कहीं नहीं है क्योंकि योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोगों अथवा दूसरे निकायों की तरह नहीं है। और योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे सादे प्रस्ताव के जरिए की थी और यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसी की सिफारिश तभी प्रभावकारी हो पाती है जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूरी दे। और जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी उसमें इसके कार्यों के दायरे का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई है कि राज्य एक ऐसी समाज रचना को बचाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेंगे तथा जहाँ राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्राणित हो और राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह बनाएंगे कि अमल में लगाए जा सके जैसे स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार हो। उसके बाद समुदाय के भौतिक अधिकारों की मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि उसमें सर्व सामान्य की भलाई हो और अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह केंद्रित हो और जहां और जन सामान्य की भलाई बाधित हो। कुछ यहाँ आगे दिया गया है नीति आयोग के बारे में। तो भारत सरकार ने आयोग योजना का स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग ने राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना की और यह संस्था 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई और इसके उद्देश्य और संरचना को जानने के लिए ये वेबसाइट दिए गए हैं, उस पर जाकर देख सकते हैं। देखते हैं नियोजन के बारे में। मतभेदों के बावजूद एक बूंदी पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता और सरकार के लिए जरूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करे। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए योजना के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी और सोवियत संघ ने 1930 तथा 1940 के दशक में अपनी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। इस सारी बातों का कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी और इस तरह देखें तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। दरअसल यह कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारी उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते हैं। वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं और जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश
न हो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपति का एक तबका एकजुट हुआ और इस समूह ने देश को नियोजन अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार उद्योगपति तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाएंगे और इस तरह चाहे दक्षिणी पंथी हो अथवा वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजन अर्थव्यवस्था की राह पर चले। और भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने और भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबके प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। शुरुआती कदम के बारे में देखें। सोवियत संघ की तरह भारत की योजना आयोग ने अपने पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेंगे और जिसमें अगले 5 सालों के लिए उनकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। उसके बाद इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा और एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था। तो इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनंदिन मंदों पर खर्च करना था। दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था और योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी और वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी। 1991 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया और इससे देश में गहगमागमी का माहौल पैदा हुआ और जीवन के हर क्षेत्र के लोग मसलन बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेजों पर व्यापक बहस मुबाहिसा चलाया और योजना को लेकर देश में जो गहमागमी पैदा हुई थी वह 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई थी। 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक यह माहौल जारी रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 में चालू होनी थी, लेकिन इस वक्त तक नियोजन का नयापन एक हद तक मंद पड़ गया था और भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था और सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर तक विराम देने का फैसला किया था। हालांकि इस योजनाओं की प्राथमिकताओं और प्रक्रियाओं को लेकर अनेक योजनाएं सामने आई, लेकिन यह बात सच है कि इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास और बुनियादी पड़ चुके थे। और उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा देखें। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की में हुई थी और उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोशिश देश की गरीबी और मकर जाल से निकालने की थी। योजना का तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों ने एक के.एन. राज थे और उसके बाद विशेषज्ञों में से एक जो थे के.एन. राज थे और इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए क्योंकि तेज रफ्तार विकास के अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा और पहली पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। इसी योजना के अंतर्गत बाढ़ और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी और इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। उसके बाद भकरा नांगल जैसे विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई और इस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि देश में भूमि के वितरण का जो दर मौजूद है उससे कृषि के विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुंचती है और इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया और उसे देश के विकास के बुनियादी चीज माना गया। उसके बाद योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था और यह तभी संभव था जब लोगों की बजट उनके खर्चे से ज़्यादा हो। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था। अब इसे अब और कम नहीं किया जा सकता था। योजनाकारों ने बजट को बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम भी कठिन था क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश का मौजूदा पूंजी भंडार कम था। बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बजट तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, लेकिन यह बजट उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कहीं ज्यादा बजट की उम्मीद की गई थी। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बजट की मात्रा में लगातार कमी आई। उसके बाद औद्योगिकरण की तेज रफ्तार के बारे में देखें। दूसरी पंचवर्षीय योजना
योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। पहली योजना का मूल सूत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश थी तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी और इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई थी। अब सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली और चूंकि इस अवधि में बजट और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। दरअसल औद्योगिकीकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। बहरहाल इसी के साथ कुछ समस्याएं भी थी और उसके भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज्यादा आकर्षित किया। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी। उसके बाद भारत के योजनाओं को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई आई। अवश्य तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी योजना से कुछ खास अलग नहीं थी। आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि इस समय से योजना की रणनीतियों में सीधे शहरों की तरफदारी होती नजर आती है और कुछ अन्य लोगों ने माना था कि कृषि की जगह उद्योगों की प्राथमिकता देकर गलती की गई है। और उसके बाद कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योग की जगह कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाए। ये हैं पीसी महालनोबिस है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक एवं सांख्यविद थे और उसके बाद भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक और दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार, तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक थे। उसके बाद ये हैं जेसी कुमारपा हैं और ये असली नाम इनके जेसी कर्नेलियस अर्थशास्त्री और उसके बाद ये अर्थशास्त्री एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं थे। उसके बाद इंग्लैंड एवं अमेरिका में शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद महात्मा गांधी के अनुयायी भी थे। गांधीवादी आर्थिक नीतियों के लागू करने की कोशिश भी की थी। उसके बाद इकोनॉमी ऑफ परमानेंट के लेखक थे। उसके बाद योजना आयोग के सदस्य के रूप में योजना प्रक्रिया में हिस्सेदारी भी की थी। उसके बाद विकेंद्रित नियोजन के बारे में देखें। जरूरी नहीं कि हर नियोजन केंद्रीकृत ही हो और उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि नियोजन का मतलब हमेशा उद्योगों और बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाए। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है और उसके बाद इस मॉडल में है शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जा रहा था। और केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है और यहाँ औद्योगिक आधार भी तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा है और इसके बावजूद केरल में साक्षरता 100% है और आयु प्रत्याशा बढ़ी है और वहाँ शिशु मृत्यु दर, माता मृत्यु दर और जन्म मृत्यु दर भी कम हुआ है। और उसके बाद केरल में लोगों की कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया है। और उसके बाद 1987 से 1991 के बीच सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान चलाया। इसके अंतर्गत विकास के अभियान चले जिसमें विज्ञान और पर्यावरण के मामले में 100% साक्षरता का अभियान शामिल है। और इन अभियानों की रूपरेखा इस तरह बनाई गई थी कि लोगों की स्वयंसेवी नागरिक संगठन के मध्य से विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल किए जा सके। केरल में इस बात के भी प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में भी शामिल हो।